नमस्कार साथियों। प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले समस्त विद्यालय प्रबंध समितियों के सचिव, अध्यापक तथा अध्यक्षों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्र 2020-21 में विद्यालयों में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु समस्त बालिकाओं, अनुसूचित जाति के बालकों तथा बीपीएल बालकों की उपलब्ध कराई गई संख्या के दो सेट के सापेक्ष 300 रुपये प्रति सेट की दर से कुल धनराशि का 75% आपके एसएमसी अकाउंट में प्राप्त कराया जा चुका है। इसी संबंध में आज खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आपको यूनिफॉर्म क्रय व वितरण से संबंधित निर्देश इस प्रशिक्षण में देंगे। इससे पूर्व आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि कोरोना काल में विभागीय निर्देश आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सकें। सब्सक्राइब करने के लिए इस स्क्रीन के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को टैप करें तथा उसके आगे बने घंटी के निशान पर भी टैप करें ताकि आपको नए निर्देशों के वीडियोस नोटिफिकेशन भी समय समय पर उपलब्ध कराए जा सकें। तथा सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐड पब्लिक कमेंट पर क्लिक करें तथा अपना नाम, पद व मोबाइल नंबर, विद्यालय का नाम भी दर्ज करना सुनिश्चित करें। जैसे इस उदाहरण में समझाया गया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करें तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत आप अपनी क्वेरी जो भी आपके मन में है वो भी ऐड कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत यदि आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो आप ऐड कमेंट सेक्शन में जाकर नो क्वेरी लिख करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इस प्रकार नो क्वेरी लिख करके सेंड कर दें, अर्थात आपकी कोई क्वेरी इस प्रशिक्षण के संबंध में नहीं है। क्वेरी मतलब आपके मन में प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी प्रश्न हो रहा है, कोई जानकारी आप चाह रहे हैं तो आप ऐड कमेंट सेक्शन में जा करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। समस्त प्रधानाध्यापक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण 2020-21 हेतु इस कार्यशाला में आप समस्त का स्वागत है। कोविड-19 के चलते ये नवाचार किया जा रहा है कि भौतिक रूप से अध्यापकों की उपस्थिति में ये प्रशिक्षण ने दिया जाकर एक ऑनलाइन माध्यम से, एक टेक्निक के माध्यम से आप तक इस संबंध में निर्गत शासनादेश, विभागीय निर्देश, वित्तीय नियम एवं प्रक्रियाएं से आपको आज परिचित कराया जा रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि प्रशिक्षण की गरिमा और प्रशिक्षण का महत्व को हम समझें, से साम्य स्थापित करते हुए हम अपने आप को अंकेक्षण एवं लेखांकन दोनों प्रक्रियाओं में अपने को विशेषज्ञ के रूप में स्थापित कर पाएं, ऐसा मेरा प्रयास होगा। सभी मानक पुस्तकें इस संबंध में निर्गत शासनादेश, प्रशासकीय नियम, वित्तीय नियम का प्रस्तर वाइज प्रासंगिक उद्धरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। ये इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। तो हमारा प्रयास होगा कि एक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं प्रशासनिक वित्तीय नियमों के अनुरूप क्रय प्रक्रिया विकासखंड हल्दौर में अपनाई जाए। मित्रों,
निष्पक्ष होने के साथ निष्पक्षता का प्रदर्शन भी बहुत आवश्यक है और इसीलिए यहाँ अभिलेखीकरण डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सर्वप्रथम इस संबंध में मैडम रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश एवं अन्य विभागीय निर्देश, इसके अलावा मेरे द्वारा एक सरल भाषा में आपको एक पत्र निर्गत किया गया है, उसका आप सम्यक अध्ययन करने के उपरांत इस प्रशिक्षण की वीडियो का, ऑडियो का अध्ययन करें तो सारी चीजें स्वतः स्पष्ट होती चली जाएंगी। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम समुदाय के प्रति उत्तरदायी हैं और चूंकि निःशुल्क यूनिफॉर्म के माध्यम से एक स्कूल और विभाग की छवि प्रत्येक घर में एक बालक के माध्यम से पहुंचती है, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अध्यापक की गरिमा, उस विद्यालय की छवि और विभागीय प्रतिष्ठा बनाने में ये निःशुल्क यूनिफॉर्म की गुणवत्ता, इसकी एक पारदर्शी क्रय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं आश्वस्त हूं कि इस प्रशिक्षण की आवश्यकता से आप परिचित हो गए होंगे। विगत वर्ष हम लोगों ने हल्दौर के आरएचएस इंटर कॉलेज में एक विस्तृत वर्कशॉप आयोजित की गई थी, जिसमें समस्त प्रपत्रों के साथ आपको प्रक्रिया का विषय में बताया गया था। इस बार शासनादेश कमोबेश उसी तरह से है, थोड़ा सा आंशिक संशोधन है। जैसे शासनादेश का जिन लोगों ने अध्ययन कर लिया होगा, अवगत होंगे कि 2 यूनिफॉर्म क्रय की जानी है। उन 2 यूनिफॉर्म में प्रत्येक का 300 रुपये निर्धारित मूल्य है और इस प्रकार 600 रुपये एक बच्चे की यूनिफॉर्म के लिए आपको प्रदान की गई है। निःशुल्क यूनिफॉर्म 2 स्तरों पर, एक समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा और एक राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदानों के आधार पर वितरण होता है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालिकाएं, SC/ST बालक एवं BPL बालकों का वितरण समग्र शिक्षा से प्राप्त अनुदान के आधार पर या उसके द्वारा किया जाएगा। अन्य विद्यालय में अध्ययनरत जो नॉन BPL बच्चे हैं, उनका राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, उसके द्वारा आपको वितरण कार्य किया जाना है। अब जैसे शासनादेश में आप लोगों ने अध्ययन कर लिया होगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो स्टेप है, इसमें आपको विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा एक क्रय समिति का गठन किया जाना है, जिसमें 4 सदस्य हैं और एक ग्राम प्रधान विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में है। ये 4 सदस्य अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक, वो सचिव होंगे क्रय समिति के। तीसरे जो सदस्य होंगे वो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य, जो आपके विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य हैं। स्थानीय प्राधिकारी, चूंकि समस्त विद्यालय ग्राम पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वहाँ ग्राम प्रधान द्वारा जो नामित हमारा SMC का सदस्य है, वो स्थानीय प्राधिकारी कहे जाएंगे और उनके द्वारा जो नामित सदस्य है वो इस क्रय समिति का एक सदस्य होगा। इसके अलावा एक चौथा जो सदस्य होगा, आम सहमति से नामित अन्य अभिभावक और संरक्षक। ये विद्यालय प्रबंध समिति के बाहर के अभिभावक हो सकते हैं, क्योंकि वो आम सहमति से जो अभिभावकों की बन रही हैं, वो जिसे उपयुक्त समझते हैं, वो इसके लिए नामित कर सकते हैं।
जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, क्योंकि ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि हैं ग्राम स्तर के, और शासन और विभागीय योजनाओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित रहेंगे। इस क्रय समिति का गठन करने के उपरांत सचिव या प्रधानाध्यापक द्वारा समस्त विद्यालय प्रबंध समिति को विभागीय शासनादेश पढ़कर सुनाया जाएगा। उसकी सार संक्षेप में विभाग की या शासन की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मंशा है, उनसे अवगत कराया जाएगा। बच्चों को यूनिफॉर्म का वितरण किस प्रकार होगा, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान का आपको बजट अनुदान प्राप्त हो गया है। राज्य सरकार के अनुदान में थोड़ा विलंब होने की संभावना रहती है। उसके अलावा बच्चों की पात्रता क्या है, उन नियमों और शर्तों पर आप बात समस्त विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के सम्मुख करोगे, और उसके बाद आप क्रय समिति का गठन करते हुए समस्त विद्यालय प्रबंध समिति से उस पर अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। पात्रता अनिवार्य है। अब आप अवगत हैं कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे की नई परिभाषा आई है, अब 45 दिन से अनवरत अनुपस्थित रहने वाला बच्चे को आउट ऑफ स्कूल की श्रेणी में रख लिया गया है। तो जिस समय आप पात्रता का निर्धारण करें, तो नियमित उपस्थित रहने वाले बच्चे, मध्याह्न भोजन पंजिका में अंकित बच्चे, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने विद्यालय की पात्रता का निर्धारण करेंगे, और वो संख्या आप बालक एवं बालिकाओं के रूप में अलग अलग उसका निर्धारण कर लेंगे। इसमें कपड़े का जो क्रय किया जाना है, ड्रेस वितरण में मुख्यतः दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट कपड़ा है और दूसरा कंपोनेंट सिलाई है। कपड़े की गुणवत्ता के लिए शासनादेश जो आपको उपलब्ध कराया गया है, उसमें टेबल 1 और टेबल 2 दी गई है, और उसमें बहुत स्पेसिफिकेशन या विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं रखी गई है, जिसके संबंध में जो भी कपड़ा विक्रेता होगा, क्योंकि एक सामान्य अध्यापक के रूप में हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें अपने से डिफाइन या परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं वो कोई भी कपड़ा विक्रेता होगा, जो भी आपकी चयनित फर्म होगी एक प्रक्रिया के उपरांत, उससे आप इस स्पेसिफिकेशन के विषय में उससे एक प्रमाण पत्र या गारंटी प्राप्त कर लेंगे कि अगर ये विशिष्टियों के पर कपड़ा आपका फेल होता है तो आपको भुगतान नहीं किया जाएगा, या अन्य जो विभागीय निर्देश होंगे उनके अनुसार भुगतान में कटौती की जाएगी। कपड़े के क्रय शासनादेश के विषय में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाने हैं, लेकिन जिन विद्यालयों में स्काउट गाइड की टीम है वहां पर एक जो ड्रेस होगी वो स्काउट गाइड की विशेष यूनिफॉर्म है वो होगी, और दूसरी एक सामान्य जो यूनिफॉर्म है जो सब बच्चों को दी जा रही है वो हो रही है। तो इस बात को भी आप रेखांकित कर लें कि स्काउट गाइड संचालित विद्यालयों में एक ड्रेस अनिवार्य रूप से स्काउट गाइड की होगी। इसके बाद प्रक्रिया कैसे कैसे हमें करनी है। सर्वप्रथम आपको अपनी क्रय समिति का गठन आपने कर लिया, उस क्रय समिति की एक बैठक आपने की, बच्चों का पात्रता का निर्धारण हुआ। पात्रता निर्धारण के उपरांत आपके पास वास्तविक व्यय कितना होना है ये हो गया। अगर आपका व्यय 20,000 रुपये से 1 लाख के अंदर की अवधि धनराशि में है, 20,000 से 1 लाख तक कोटेशन लिया जाना है। कोटेशन न्यूनतम 3 फर्मों से लिया जाना है। कोटेशन का आमंत्रण पत्र विद्यालय के द्वारा या सचिव जो विद्यालय प्रधानाध्यापक भी हैं, विद्यालय प्रबंध समिति के भी सचिव हैं और इस क्रय समिति के भी सचिव हैं, जो क्षेत्र की 3 प्रतिष्ठित फर्म हैं उन्हें
उन्हें आपको कोटेशन आमंत्रण देना है। इस आमंत्रण से पूर्व आप क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। वो प्रचार प्रसार आप अपने विद्यालय की चारदीवारी पे, नोटिस बोर्ड पे, ग्राम प्रधान से मुनादी करके, आपके जो क्षेत्रीय बाजार हैं उसमें प्रसारित करके, कुल मिला के उद्देश्य हमारा ये है कि हमें एक प्रतिस्पर्धी मूल्य पे मितव्ययता का नियम का पालन करते हुए उच्च गुणवत्ता का कपड़ा प्राप्त हो जाए। यहाँ पिछली बार भी एक भ्रम प्रधानाध्यापकों के मन में हुआ था कि क्या कुल 1 लाख की धनराशि पर निर्धारण किया जाएगा कोटेशन या टेंडर का, या इसे 2 घटकों में, जो जैसे मैंने पूर्व में बताया, विभाजित किया जाना है, उस आधार पर किया जाएगा। तो जो भी मानक पुस्तकें या संदर्भ उपलब्ध हुए हैं मुझे, चूंकि यूनिफॉर्म में 2 कंपोनेंट हैं, एक सिलाई का है और एक कपड़े का है, और दोनों भिन्न भिन्न फर्म्स के द्वारा ही वो कपड़ा क्रय किया जाएगा या सिलाई की जाएगी। तो आप सामान्यतः इसे 2 कंपोनेंट में विभाजित कर सकते हैं, और किसी भी कंपोनेंट में अगर वो 1 लाख से ऊपर की धनराशि आपकी हो रही है तो उसके लिए आप टेंडर करेंगे, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूनिफॉर्म सिलवानी है बच्चों की माप लेकर। तो सर्वप्रथम हमें कपड़ा क्रय करना है। तो अगर किसी विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर 1 लाख से ऊपर का कपड़ा क्रय होता है तो वहां आप जो टेंडर प्रकाशित करेंगे उसमें आपको कपड़े का ही टेंडर आमंत्रित करना होगा। इसी प्रकार जब आप कोटेशन आमंत्रित करेंगे, अगर 20,000 से ऊपर की धनराशि है तो वो आप कपड़े के लिए पृथक करेंगे और सिलाई के लिए आप पृथक से करेंगे। ये बच्चों की माप कपड़े का निर्धारण कैसे होगा? जो भी क्षेत्रीय टेलर होगा या राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्पष्ट निर्देश हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया जाए, वो सरकार की एक मंशा है। तो जो आपकी क्षेत्रीय महिला स्वयं सहायता समूह है, आप उनसे संपर्क कीजिए, और वो अगर प्रतिस्पर्धी मूल्य में आ रहे हैं, अगर आपके क्षेत्र में 5 टेलर्स उपलब्ध हैं जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह भी उपलब्ध हैं, तो आप तीनों से उनके बालिकाओं की और बालकों की ड्रेस का सिलाई का रेट पता कर लीजिए। जो न्यूनतम है उसको आप सिलाई का कार्य देंगे। सिलाई के कार्य से पूर्व माप का एक अभिलेख आप अपने विद्यालयों में रखेंगे। माप से ही आपको कपड़े की आवश्यकता निकल कर आएगी, क्योंकि आपकी टेलर द्वारा बताई गई माप के आधार पर ही आपको पैंट का कितना कपड़ा चाहिए, सलवार का कितना चाहिए, शर्ट का कितना चाहिए या कमीज का कितना चाहिए, ये निर्धारण टेलर द्वारा बताई गई माप के आधार पर ही होगा। कोटेशन के विषय में विगत वर्ष एक सामान्य प्रारूप आपको दिए गए थे। जितने भी वित्तीय अभिलेख हैं उनकी पवित्रता, उनकी विशुद्ध रूप में रखना हमारा प्रधान दायित्व है। इसीलिए जब आप कोटेशन आमंत्रित करेंगे और जो कोटेशन प्राप्त होंगी, तो जो जितनी भी कोटेशन आपको प्राप्त होंगी तो वो सील्ड लिफाफे में होंगी। कोटेशन का एक सील्ड लिफाफा अनिवार्य हिस्सा है, और जब कोटेशन आप क्रय समिति के सम्मुख खोलोगे तो वो लिफाफा उन्हीं के समय खुलेगा। इसमें गोपनीयता का एक प्रश्न है, चूंकि बाजार में आपने किससे कोटेशंस प्राप्त की गई हैं उनमें अपनी एक प्रतिस्पर्धा है, या ऑफिशियली या प्रोफेशनली आप उनकी भाव को समझ सकते हैं, तो उसे आप गोपनीयता के रूप में ही रखेंगे। वो विद्यालय प्रबंध समिति के आप लिफाफे पर हस्ताक्षर लेंगे। उस हस्ताक्षर के उपरांत आप उसे कोटेशन को खोलेंगे। कोटेशन खोलने के उपरांत आप एक कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे
जिसमें जो विगत में मैं आपको उपलब्ध कराया था उसके प्रारूप आपको सारे कोटेशन कैसे आमंत्रित की जाएगी, कैसे प्राप्त की जाएगी, प्राप्त करने के उपरांत आपकी विशेष बैठक आयोजित होगी। विशेष बैठक के साथ आप कोटेशन के साथ संलग्न सैंपल, कपड़े का जो सैंपल होगा उसे प्रस्तुत करते हुए उनके सम्मुख रखेंगे और आप एक कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे जिससे कि आप कंपैरिजन कर सकें कि किस फर्म के मूल्य न्यूनतम है और गुणवत्ता संतोषजनक या उस दूसरी फर्मों से उत्कृष्ट है। तो उस स्थिति में आप उस फर्म को क्रयादेश जारी करेंगे। क्रयादेश जारी करते समय आप स्पष्ट हों कि उसमें तमाम शर्तें जो आप विद्यालय उस फर्म से अपेक्षा रखता है उसका उल्लेख आप अवश्य करें। जैसे अगर कपड़ा धुलाई के उपरांत सिकुड़ता है, उसके रंग में भिन्नता आती है तो फर्म उसके लिए उत्तरदायी होगी। परिवहन फर्म के द्वारा किया जाएगा। जो भुगतान होगा वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से होगा या अकाउंट पे चेक से होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में आरटीजीएस, एनईएफटी और तमाम जो अन्य माध्यम हैं उनके द्वारा ही भुगतान किया जाएगा। फर्म को ये भी आप अवगत कराएं कि आपका शासन के द्वारा 75% धनराशि प्रथम किस्त के रूप में भेजी जाती है और निरीक्षण या टास्क फोर्स के द्वारा एक संतुष्टि स्तर प्राप्त करने के उपरांत या टेस्टिंग के बाद अगर वो ड्रेस उपयुक्त पाई जाती है तो 25% एक अवशेष धनराशि आपको फर्म को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद आप क्रयादेश जारी करेंगे। क्रयादेश में सारी चीज़ों का उल्लेख करेंगे, उसमें समावधि का उल्लेख करेंगे, कितने दिन में उसे प्राप्त करानी है और इसके उपरांत आप टेलर को बच्चों की माप सहित वो उपलब्ध कराएंगे। टेलर के द्वारा जो आपको सिलकर ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी उसमें आप देखेंगे कि वो एक दिन में आपको 10 दे सकता है, 20 दे सकता है, जो उसकी क्षमता है वो उसके अनुसार ही आपको देगा। तो ड्रेस जो भी आपको प्राप्त हो जाएगी आपके विद्यालय में, समस्त विद्यालयों में स्टॉक पंजिका बनाई गई है। 2 प्रकार की स्टॉक पंजिका सामान्यतः होती है, एक कंज्यूमेबल, एक नॉन कंज्यूमेबल। तो चूंकि ड्रेस आपको वितरण करनी है तो ये कोई कंज्यूमेबल स्टॉक, ये कंज्यूमेबल स्टॉक में अंकित होगा और तिथिवार अंकित होगा। ये ध्यान रखें कि जितनी ड्रेस आपके यहाँ प्राप्त होती है उन ड्रेस को आप अपने विद्यालय में स्टॉक में अंकित करेंगे और इसकी संसूचना खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम और राज्य परियोजना कार्यालय में जो स्थापित कंट्रोल रूम है उसे अवगत कराएंगे। उसके बाद शासनादेश में जैसा लिखा है कि प्रयास किया जाएगा कि 3 दिवस में कोई ना कोई एक निरीक्षक अधिकारी उस विद्यालय में पहुंचे और उसके वेरिफिकेशन या सत्यापन के उपरांत आप उस यूनिफॉर्म का वितरण करें। अगर 3 दिवस में कोई नहीं पहुंच रहा है तो आप उसका वितरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब स्टॉक पंजिका की ही बात कर रहे हैं तो आप इसमें विशेष ध्यान रखें कि स्टॉक पंजिका में आप जिस प्रकार से प्राप्त आपको ड्रेस हैं उसी तिथिवार अंकित करेंगे और इसी प्रकार से आप जिस प्रकार वितरण हो रहा है, निर्गमन हो रहा है, उसी डेट में उसका निर्गमन करेंगे और शेष बैलेंस आपके विद्यालय में वो उपलब्ध होना चाहिए। ये जैसा पिछले अनुभव में अध्यापक करते हैं कि एक ही दिन में समस्त ड्रेस प्राप्त करते हैं और एक ही दिन में समस्त ड्रेस वितरण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है और ये कि त्रुटि परिलक्षित होती है कि अगर आपके विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति ही 60% की होती है
तो अपने 100% वितरण कैसे करें। वितरण हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करना है कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब में, पूर्व में भी जितनी योजनाएं हैं, हम जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि वो हमारे विद्यालय में आकर बच्चों को आशीर्वाद दें। और वितरण जिस स्तर के भी जनप्रतिनिधि से आपका तारतम्य बनता है, आप आग्रह करें। वो क्षेत्रीय विधायक हो सकते हैं, जिला पंचायत हो सकते हैं, माननीय सांसद जी हो सकते हैं, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष आपके विकास क्षेत्र से हैं, माननीय ग्राम प्रधान हमेशा उपलब्ध रहते ही हैं। तो वितरण में आप अनिवार्य रूप से किसी न किसी जनप्रतिनिधि को आपको सम्मिलित करें, जिससे कि हमारे विभाग की जो योजनाएं हैं वो प्रत्येक जन तक पहुंच सके और नामांकन के रूप में जो हमारी एक समस्या बन रही है उसका निराकरण करने में भी सहयोगी होगा। इसके उपरांत संबंधित फर्म के द्वारा जो आपको देयक उपलब्ध कराया जाएगा उसके आप 75% का भुगतान का एक बार निर्गमन करोगे और अवशेष 25% का एक बार करोगे। उपभोग धनराशि का आप 1 माह के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देंगे, जिससे जो वांछित धनराशि होगी या किसी विद्यालय में अवशेष हो तो उसका समायोजन करते हुए अग्रिम अवशेष 25% में उसका समायोजन करते हुए जनपद स्तर से मांग की जा सके। इसमें मेरा एक आग्रह ये भी होगा कि इसे बहुत सुचितापूर्ण और पारदर्शी निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि शासनादेश में उत्तरदायित्व निर्धारण का स्पष्ट निर्देश है। किसी भी स्तर पर, विद्यालय स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा, जनपद स्तर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, अगर किसी की भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसे कदाचार की श्रेणी में रखते हुए दीर्घ दंड दिए जाने के प्रावधान। तो मेरा इस प्रशिक्षण के माध्यम से मैं अपने प्रधानाध्यापकों को इतना विशेषज्ञ बनाने का मेरा प्रयास है। विगत 2 वर्षों से जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः शासनादेश के अनुरूप हो, आपकी यूनिफॉर्म गुणवत्ता युक्त हो और कोई भी किसी भी प्रकार का आक्षेप विद्यालय पे, खंड शिक्षा अधिकारी पे या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर ना लगा पाए। इसमें यूनिफॉर्म का एक सैंपल अनिवार्य रूप से विद्यालय में रहेगा, जिस पर समस्त विद्यालय प्रबंधन समिति के हस्ताक्षर अंकित होंगे। ये सैंपल आपको वर्ष भर अपने विद्यालय में सुरक्षित रखना है। इसमें मुख्यतः सैंपल ना मिलना, सैंपल के अभाव में भुगतान किया जाना, निम्न गुणवत्ता, फर्जी संख्या दर्शाकर अधिक वितरण दिखाना तथा नगद भुगतान करने आदि से संबंधित अनियमितताओं की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारण के स्पष्ट प्रावधान यथा रिकवरी FIR की कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी मेरा प्रधानाध्यापक ये इस पैराग्राफ को किसी भी रूप में इम्प्लीमेंटेशन ना हो। इसके अलावा चूंकि विभिन्न स्तरों से सत्यापन होता आया है निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का, विगत वर्ष भी हुआ और इस वर्ष भी होंगे, तो एक आपकी निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की एक पत्रावली होनी चाहिए जिसमें कि किसी के भी द्वारा वांछित अभिलेख या निरीक्षण या सत्यापन के समय आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। कोई अभिलेख, क्योंकि जिस तरह से कई विद्यालयों की स्थिति होती है, बड़े अव्यवस्थित रूप से रखती है, तो एक निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण पत्रावली 2020-21 की आप बनाएंगे, जिसमें क्रमानुसार मैं अभिलेख बता रहा हूँ कि कौन कौन से अभिलेख आपको उसमें किस ऑर्डर में रखने हैं।
इसमें सर्वप्रमुख आपको शासनादेश उपलब्ध करा दिया गया, वही हमारे लिए मानक है और उसी के आधार पर समस्त गतिविधियाँ प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी। इसके अलावा नंबर 2 पे जो विभागीय दिशा निर्देश आपको प्राप्त हो रहे हैं वो आपको उपलब्ध पत्रावली में सुरक्षित करने। तीसरा, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यव्रत की प्रमाणित छायाप्रति, क्योंकि ये एक प्रमाण है कि आपने एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की, आपने विद्यालय प्रबंध समिति की उपस्थिति में ही अपनी समस्त कार्रवाई की है। तो जो विद्यालय प्रबंध समिति की आप पंजिका आपकी है उसमें आप कार्यव्रत लिखते हैं, तो उस कार्यव्रत की फोटो स्टेट कराकर उसे प्रमाणित करके आप इस पत्रावली में सुरक्षित रखें। टेलर द्वारा माप संबंधी अभिलेख ये अनिवार्य है। आप चाहे इसे कंप्यूटराइज्ड कार्यालय मेरे कार्यालय से प्राप्त कर लें या आप अपने हाथ से एक पंजिका में बना लें। उसमें जिसकी छात्र संख्या होगी वो 2, 3, 4 पेज में बच्चे के आसार, बच्चे का नाम, पिता अभिभावक का नाम और उस बच्चे की शर्ट की और पैंट की या सूट की और सलवार की माप, जिसके आधार पर आपके कपड़े की मात्रा का निर्धारण होगा। इसमें कोटेशन टेंडर का प्रचार प्रसार संबंधी अभिलेख, जिसकी आपको ये समराइज आपके प्रशिक्षण का होगा है कि जो आपने प्रचार प्रसार किया था, किन माध्यमों से किया था, क्या प्रयास किया था, उससे संबंधित अभिलेख भी आप इस पत्रावली में सुरक्षित रखेंगे। क्रय समिति द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संबंधी कार्यव्रत, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि तुलना आपने की है, कोई फर्म आपका आक्षेप ना करें तो ये एक आपका प्रमाणित प्रति होगी, जिसके आधार पर आप निर्णय करेंगे कि भाई हमारी ये फर्म चयनित हुई और इसके जो रेट थे वो प्रतिस्पर्धी थे, कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी थी और इसका आप कार्यव्रत इस पंजिका में रखेंगे। करादेश, जिसके विषय में मैं पूर्व में बता चुका, करादेश बिल्कुल स्पष्ट होगा। विगत वर्ष आपको प्रारूप मेरे द्वारा दिया गया था, इसमें भी सामान्यतः किन बातों का उल्लेख होना चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अन्य जो भी आप हस्तलिखित या कंप्यूटराइज्ड जिस तरह से भी करादेश में, लेकिन ये सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। कपड़े की मात्रा, विशिष्टियाँ, शर्तें, विफलता की स्थिति में फर्म को दिया जाने वाला दंड या की जाने वाली कटौतियाँ, तो उनका स्पष्ट उल्लेख आपके करादेश में होना चाहिए। इसके अलावा आप इससे पूर्व जो होगा वो संलग्न लिफाफे सहित प्राप्त कोटेशन एवं सैंपल, ये क्रम संख्या क्रय समिति के कंपैरिजन से पहले ये बिंदु छूट गया, जो नंबर 7 पे होगा, वो संलग्न लिफाफे सहित प्राप्त कोटेशन एवं सैंपल। इसके विषय में मैं पूर्व में बता चुका। लिफाफा क्यों महत्वपूर्ण है, वो सील्ड आपके पास आएगा तो क्रय समिति के हस्ताक्षर के उपरांत आप उसे खोलोगे और उसे समक्ष रखोगे। बिंदु 9 करादेश तक हम आ गए। 10वां जो बिंदु है, जो भी आपने कोटेशन जो आपकी फर्म चयन हुई है या टेंडर के द्वारा जो आपका चयन हुआ है, उसका आप सैंपल अनिवार्य रूप से विद्यालय में रखो, जिसके आधार पर आप जस्टिफाइड कर सको। इसके बाद स्टॉक पंजिका की छायाप्रति। स्टॉक पंजिका वही जो आगमन और प्रस्थान ही सामान्यतः उसमें एंट्री है, दिनांक, प्राप्तियां, वितरण, अवशेष। उसके अलावा यूनिफॉर्म वितरण की प्रमाणित छायाप्रति। आप यूनिफॉर्म वितरण सामान्यतः अभिभावक की उपस्थिति में करेंगे। इस बार चूंकि कोविड-19 का समय है, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति अभी प्रतिबंधित है, तो आप अभिभावक को आप उपलब्ध करा सकते हैं और उस पर आप पंजिका में अभिभावक के हस्ताक्षर प्राप्त कर लीजिए और इसकी छायाप्रति इस पत्रावली में सुरक्षित कर लीजिए। इसके अलावा प्राप्त बिलों की छायाप्रति। प्राप्त बिल आपको कहाँ से होंगे? एक बिल होगा आपका कपड़े का और एक बिल आपका होगा टेलर के द्वारा या जो सिलाई केंद्र है, स्वयं सहायता समूह है, तो उनके द्वारा जो बिल है वो आप पृथक गाइड फाइल जो विद्यालय की है उसमें अलग से रखेंगे, लेकिन
इस पत्रावली में उसकी छाया प्रति को अटेस्टेड करते हुए सुरक्षित रख लेते हैं। इसके अलावा निर्गत चेकों की प्रमाणित छाया प्रति, आप चूंकि चेक से अगर चेक निर्गत कर रहे हैं फर्म के नाम या टेलरिंग फर्म के नाम, तो उन चेक की छाया प्रति, आरटीजीएस कर रहे हैं आप बैंक के नाम उसमें चेक इशू करते हैं तो उनकी। आपको इस पूरी प्रक्रिया में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण प्रक्रिया में सामान्यतः 4 चेक निर्गत करने होंगे। प्रथम आपूर्तिकर्ता फर्म कपड़े की होगी उसका 75%, उसी समय आपकी जो टेलरिंग फर्म होगी उसका 75%, और इसके बाद 2 चेक आप बाद में 25% आपूर्तिकर्ता फर्म को और आप टेलरिंग फर्म को बाद में आप करेंगे। उपभोग प्रमाण पत्र एक आप यहाँ कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे और एक इस प्रति में आप सुरक्षित रखेंगे। और इसके अलावा कृत कार्रवाई की छाया प्रति, आप जो कार्रवाई आपने की है उसकी क्रय कार्रवाई मतलब वितरण की जो आपकी कार्रवाई होगी उसमें आप 2-3 जो माननीय जनप्रतिनिधि आएंगे उनके समक्ष आप अपना एक जो समारोह वो इस कोविड के समय नहीं हम बहुत बड़ा कर सकते, लेकिन उनसे आग्रह करके जो भी कार्यक्रम होगा उसकी आप फोटोग्राफ सुरक्षित रखेंगे और एक इस विद्यालय में रखेंगे। ये पत्रावली अगर आपके विद्यालय में उपलब्ध है तो आपको किसी भी निरीक्षक या सत्यापनकर्ता के समक्ष भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप आराम से जब भी कोई सत्यापन करता है उसके सम्मुख ये पत्रावली प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा शासनादेश की सारी चीज़ें मैंने शासनादेश भी आपको उपलब्ध कराया, सरल भाषा में कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी हल्दौर का एक पत्र भी उपलब्ध कराया। इसके अलावा एक इसके विषय में जो भी आपकी संशय होंगी आप वो कमेंट बॉक्स में लिख लें। व्यक्तिगत कार्यालय में आप दूरभाष पर आप मुझे फ़ोन कर लें, लेकिन किसी भी विभ्रम या भ्रम की स्थिति में कोई भी प्रक्रियागत त्रुटि ना हो, किसी वित्तीय नियम या वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन ना हो, कोई प्रशासकीय जो आदेश हैं उनका किसी भी स्तर पर अवहेलना ना हो, तो ये आप सुनिश्चित करें और अपनी गरिमा, इस विभाग की गरिमा प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। इसके अलावा जो भी संक्षेप में ये सैद्धांतिक और क्रियात्मक दोनों तरह का मैं प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया है, इसका आप ये लाभप्रद तब होगा जब आप शासनादेश का सम्यक अध्ययन कर लेंगे और उसके उपरांत जो कार्यालय का पत्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा और विगत वर्ष जो कोटेशन आमंत्रण के कैसे प्रारूप कैसे आमंत्रित करते हैं कार्यालय प्रधानाध्यापक या सचिव के द्वारा, कोटेशन आमंत्रण कैसे आप रिसीव करते हो, कैसे उसे व्यवस्थित रखते हो, इस पत्रावली का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आप जब दोनों में पूर्व में निर्देश पढ़ लोगे और शांतिपूर्वक उसका मनन करोगे तो ये लाभप्रद होगा। और मैं आशा करता हूँ कि पूरे विकास खंड में कोई भी ऐसा एक विद्यालय नहीं होगा जो एक लेखांकन, अकाउंटिंग और अंकेक्षण ऑडिटिंग जो मुख्यतः वित्तीय प्रक्रियाओं के 2 आधार हैं उसमें किसी भी रूप में विफल होगा। आप सबका आभार और ये अनुरोध पुनः कि किसी को भी कोई भी विभ्रम या कोई भी संशय या कोई भी अगर स्टेप प्रस्तर समझ ना रहा है तो वो पुनः मुझे दूरभाष पर अनिवार्य रूप से संपर्क कर लें और कमेंट में टिप्पणी करें। धन्यवाद। यह शासनादेश तथा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा 3 पेज का निर्देश प्रपत्र आपको नोडल शिक्षक के माध्यम से प्राप्त कराया जा चुका है। यदि किसी को यह शासनादेश तथा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देश लिखित में प्राप्त नहीं हुए हैं तो वह अपने नोडल शिक्षक से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।